डियर स्टूडेंट्स, मार्क्सवादी इतिहास लेखन को समझने से पहले हम यह समझना चाहेंगे कि किस तरह कार्ल हेनरिक मार्क्स का जो जीवन था, उनके जीवन के जो व्यक्तिगत अनुभव थे, उनका प्रभाव उनकी विचारधारा पर पड़ा और कालांतर में जो मार्क्सवादी राजनैतिक विचारधारा ने जन्म लिया या मार्क्स ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह कार्ल मार्क्स के जीवन और अनुभवों का प्रभाव उनकी विचारधारा पर पड़ा और किस तरह उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और कालांतर में इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग ने मार्क्सवादी विचारधारा को इतिहास लेखन में अपनाया। तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम मैं आप लोगों को या विद्यार्थियों को ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस तरह विश्व में अब तक जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने जिस भी सिद्धांत या विचारधारा की स्थापना की, कहीं न कहीं उनके व्यक्तिगत जीवन की छाप उनकी विचारधारा पर स्पष्ट देखी जाती है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन को समझने से पहले हम कार्ल हेनरिक मार्क्स के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के, क्योंकि तब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हुआ था, तो जर्मन राइनलैंड के एक यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जर्मनी की उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी, जर्मनी 1818 ईस्वी में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों का एक तरह से स्वतंत्र अस्तित्व था। ये राज्य नाम मात्र के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन थे। यद्यपि 1815 से पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया था और जर्मनी के 39 राज्यों को संगठित कर जर्मन राइन संघ नाम से कुछ राज्यों का एक संघ भी बनाया था। परंतु 1815 में जब वियना कांग्रेस हुई, तो वियना कांग्रेस ने नेपोलियन बोनापार्ट के निर्णयों को पलट दिया और पुनः जर्मनी में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की राजनीतिक स्थिति को बहाल कर दिया। इस तरह जर्मनी पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और ऑस्ट्रिया पूर्व की भांति उन राज्यों का अध्यक्ष बना रहा। तो जर्मनी की जो उस समय राजनीतिक स्थिति थी, एक तरह से जो छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र सामंतों की तरह, स्वतंत्र राज्यों की तरह व्यवहार करते थे, तो कार्ल मार्क्स, क्योंकि जर्मनी को जिस राजनीतिक परिवेश को कार्ल मार्क्स ने देखा था, उस परिवेश का प्रभाव कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन पर उसको महसूस किया और जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का जो अस्तित्व था, कालांतर में सामंतवाद को एक नए परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया। कार्ल मार्क्स, जिसे हमने अभी अध्ययन किया या उस संदर्भ में जाना कि कार्ल मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था।
आप जिन विद्यार्थियों ने भी विश्व इतिहास का अध्ययन किया और जर्मनी के संदर्भ में जर्मनी का इतिहास पढ़ा होगा, उन्हें ज्ञात होगा कि जर्मनी में नस्लीय भेदभाव का एक नस्लीय भेदभाव की अवधारणा प्राचीन काल से रही है। जर्मनी के जो ईसाई, या हम ये कह सकते हैं जो विशुद्ध जर्मन नस्ल के वैचारिक समर्थक थे, जो ये मानते थे कि जर्मन नस्ल जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, और वो कहते थे कि जर्मन जो आर्य जाति है वह विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और वह शासन करने के लिए ही पैदा हुई है। तो इस तरह जर्मनी के जो जर्मन नस्ल थी वो अपने को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानती थी और औरों को हीन। इस तरह हम समझ सकते हैं कि यहूदी होने के कारण कार्ल मार्क्स को अपने व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार के भेदभावों का, कई प्रकार के सामाजिक अन्याय इनका सामना करना पड़ा, और यही कारण रहा कि कुछ समय बाद कार्ल मार्क्स का परिवार यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई बन गया। इस तरह के उदाहरण हम विभिन्न समाजों में, विभिन्न देशों में देखते हैं कि जबकि भेदभाव या सांप्रदायिकता या इस तरह के सामाजिक अत्याचारों से त्रस्त होकर लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो जर्मनी की नस्लीय भेदभाव थी, जो नस्लीय भेदभाव की विचारधारा थी, उसका प्रभाव भी मार्क्स पर पड़ा, और कालांतर में जो वर्ग संघर्ष हम देखते हैं कि उस वर्ग संघर्ष के रूप में मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास और अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने का एक प्रयास किया और वर्ग संघर्ष को अपने अध्ययन में प्रमुखता दी। कार्ल मार्क्स के जीवन पर विभिन्न जो विद्वान हुए और तत्कालीन जो राजनीतिक घटनाएं विश्व में हुई उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा। बुद्ध प्रकाश एक इतिहासकार हुए हैं। बुद्ध प्रकाश के अनुसार मार्क्स पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और जर्मन बौद्धिक क्रांति का गंभीर प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी, उस क्रांति से उत्पन्न जो मजदूरों की समस्या हुई, उन मजदूरों को समझने में और उनका दर्द बयां करने में कार्ल मार्क्स ने जो मजदूर और मालिक के बीच जो संघर्ष का प्रतिपादन किया, हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उस पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव था। फ्रांसीसी क्रांति में जो क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके फ्रांस में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की। यद्यपि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का जो परिणाम रहा, पहले उदारवादी राजतंत्र का प्रयोग किया गया, लेकिन उदारवादी राजतंत्र में राजा के पलायन के कारण उसे समाप्त करना पड़ा और तत्पश्चात फ्रांस में प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति को कार्ल मार्क्स ने जो देखा, तो कार्ल मार्क्स ने वहीं से हम फ्रांसीसी क्रांति की जो झलक है मार्क्स की विचारधारा में समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि अंत में जो वर्ग संघर्ष होगा, जो समाज में जो शोषक वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग है, और जो शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग, इन दोनों के भी जो संघर्ष होगा और अंततः मजदूर वर्ग की विजय होगी। तो एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति में जो निरंकुश राजतंत्र था उसका अंत कर जो एक प्रकार से जनसामान्य की जो विजय हुई, कहीं न कहीं इस क्रांति का प्रभाव हम मार्क्स की विचारधारा पर स्पष्ट देख सकते हैं। जर्मनी में जो बौद्धिक क्रांति हुई और जर्मनी के दार्शनिकों ने जो विचार प्रकट किए, उसका प्रभाव भी कार्ल मार्क्स पर पड़ा।
साथ ही साथ आर्नोल्ड रूज, लुडविग वाकहोफर आदि के जो विचार थे उनका प्रभाव भी हम मार्क्स की विचारधारा और उनके जीवन पर देखते हैं। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का। हीगल ने जो अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसके अनुसार हीगल का मानना था कि जो द्वंद्वात्मक सोपान, हीगल ने 3 जो द्वंद्वात्मक सोपानों का उल्लेख किया कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, अर्थात अस्तित्व में होना, अस्तित्व में न होना और अस्तित्व में आना। तो हीगल का जो ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, जिसमें हीगल ने ये किया कि पहले वाद और प्रतिवाद, दो विचारधाराओं के बीच जो वाद प्रतिवाद संघर्ष होता है और उसका परिणाम संवाद, फिर दोनों की मिली जुली एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है या नया विचार पैदा होता है, उसको संवाद कहा जा सकता है। इस विचारधारा को मार्क्स ने दूसरे ढंग से स्पष्ट किया। मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक वस्तु में आंतरिक अंतर्विरोध निहित रहता है और उसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक 2 पक्ष होते हैं, जिनके मध्य निरंतर द्वंद्व या संघर्ष बना रहता है, और इस तरह पुराने तत्व मिट जाते हैं और नए तत्व उत्पन्न होते हैं। यहां पर हीगल ने जहां वैचारिक सिद्धांत दिया, वहीं पर मार्क्स ने उसको पलटकर उसको मटीरियलिज्म, भौतिक वस्तुओं से उसको जोड़ा और कहा कि प्रत्येक वस्तु में आंतरिक अंतर्विरोध निहित होता है, अर्थात उसमें सकारात्मक और नकारात्मक 2 पक्ष होते हैं, जिनमें द्वंद्व चलता रहता है और अंततः पुराने तत्व मिटते हैं और नया तत्व जन्म लेता है। ये भौतिक तत्व ही मार्क्स की विचारधारा का एक प्रमुख बिंदु है, जिसमें स्वयं मार्क्स ने कहा कि उन्होंने हीगल की विचारधारा को, जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था हीगल का, उसको जो अब तक शीर्षासन कर रहा था उसको उल्टा कर उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह उनका अपना मानना था, अपना अध्ययन था, परंतु वे भूल जाते हैं कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स ने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वस्तु में आंतरिक अंतर्विरोध निहित रहता है, उसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक 2 पक्ष होते हैं, जिनके मध्य निरंतर द्वंद्व या संघर्ष बना रहता है, और इस तरह पुराने तत्व मिट जाते हैं और नए तत्व उत्पन्न होते हैं। तो अपने इस वर्ग, यहीं से जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वे स्पष्ट करते हैं, परंतु वर्ग संघर्ष का परिणाम वह एक तरफा मानते हैं। वर्ग संघर्ष में वह कहते हैं कि समाज में शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष होता है और अंततः शोषित वर्ग अर्थात सर्वहारा वर्ग की विजय होती है। तो इसमें वो दोनों में जो शोषक वर्ग कहें हम या पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच जो संघर्ष होता है और अंततः जो सर्वहारा वर्ग की विजय होती है, तो वो केवल सर्वहारा वर्ग की ही विजय को स्वीकार करते हैं, उसमें पूंजीवाद की अच्छाइयों को एकदम नकार देते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि मार्क्स स्वयं अपने सिद्धांत को या अपने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसको नकारते हैं। एच.सी. पांचाल तथा बघेल मार्क्स पर फ्रांस की समाजवादी विचारकों का अधिक प्रभाव मानते हैं, जिनमें साइमन, प्रोदा, फोरियर, केवेट मुख्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मार्क्स के जीवन के संदर्भ में आता है कि किस तरह कार्ल मार्क्स का जो जीवन था, उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ट्रीब्ज नामक स्थान से प्राप्त की और उच्च शिक्षा हेतु वह बोन विश्वविद्यालय में गए। वहां से फिर वह बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु चले गए और वहीं पर उन्होंने हीगलवादी या हीगल के दर्शन का अध्ययन किया। फिर वह जेना विश्वविद्यालय में गए और वहां उन्होंने शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यद्यपि कार्ल मार्क्स एक प्राध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन उनके विचार बड़े उग्र थे, इस कारण वह प्राध्यापक तो नहीं बन सके, लेकिन एक पत्रकार वह बन गए। परंतु अपने
उग्र लेखन के कारण उन्हें सरकार का कोपभाजन बना पड़ा और ये पत्रकारिता भी उनको छोड़नी पड़ी। तत्पश्चात वह फ्रांस गए और फ्रांस में उन्होंने फ्रेंको जर्मन शब्दकोश को संपादित किया और यहीं उनका परिचय फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ। एंगल्स यद्यपि एक पूंजीवादी विचारक था, परंतु उद्योगपति होते हुए भी एंगल्स मार्क्स की तरह उग्र विचारों का था और श्रमिकों के शोषण का विरोध करता था। ऐसी स्थिति में जब मार्क्स दर दर की ठोकरें खा रहा था तो एंगल्स ने ही उसको केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि एंगल्स उसका एक प्रकार से आर्थिक संरक्षक बन गया और एंगल्स की सहायता से ही मार्क्स ने अध्ययन और लेखन कार्य जारी रखा। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध विद्वान हरमोन कहते हैं कि एंगल्स मार्क्स का मित्र, शिष्य और सहयोगी ही नहीं रहा, वरन उसका संरक्षक भी था। उसी की उदार आर्थिक सहायता से मार्क्स अपने जीवन में अंधकारपूर्ण समय में भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सका। अब हम समझ सकते हैं कि एंगल्स ने किस तरह, जो कि एक पूंजीवादी था, यद्यपि उसके विचार मार्क्स की तरह थे, लेकिन पूंजीवाद के कारण ही मार्क्स को पूंजीवाद के सपोर्ट पर ही, पूंजीवाद से ही, या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसी की कमाई के पर अपना जीवन यापन करना पड़ा। इस संदर्भ में देवेश विजय, जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन में जो अध्याय लिखा है, जिसे राम लखन शुक्ल जी ने संपादित किया है, तो इस संदर्भ में देवेश विजय लिखते हैं कि मार्क्स ने जो कुछ लिखा है वह परिवेश और उसके संघर्षों के संदर्भ में लिखा और उस पर न्याय संगत टिप्पणी पाना इतना सुलभ नहीं है। अर्थात यदि हम देवेश विजय जी के कथन पर जाएं तो उनका कहना है कि मार्क्स ने जो कुछ लिखा है वो अपने परिवेश और जो उनका संघर्ष था उसके संदर्भ में लिखा है। हम समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के लेखन पर उनके जीवन का प्रभाव पड़ा है और उन्होंने उसी को अपनी विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया। यही प्रभाव जो उनके जीवन पर पड़ा, उसका परिणाम यह हुआ कि 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की और इस तरह समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कालांतर में मार्क्स ने श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की, इससे पूर्व फिर कम्युनिस्ट लीग, फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और जो साम्यवादी विचारधारा उन्हें आगे बढ़ाई कालांतर में, जो एक राजनीतिक विचारधारा थी। इस तरह मार्क्सवाद को एक राजनीतिक जो समर्थन मिला, उस कारण भी कार्ल मार्क्स साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सफल रहे। उनकी प्रसिद्ध रचना पूंजी दास कैपिटल, जिसमें उन्होंने पूंजी के महत्व को और पूंजी के प्रभावों को स्पष्ट किया है, इस तरह हम उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स के लेखन पर तत्कालीन जर्मनी की राजनीतिक स्थिति का प्रभाव पड़ा, जातीय श्रेष्ठता का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, और इस तरह अपने परिवेश और देवेश विजय के अनुसार अपने परिवेश और जीवन के संघर्षों का प्रभाव उनकी विचारधारा पर हम स्पष्ट देख सकते हैं। मार्क्स का साहित्यता विचारधारा जो अस्तित्व में आई, उसे हम समझ सकते हैं कि उसमें एंगल्स का बड़ा योगदान रहा। मार्क्स की विचारधारा के जो मुख्य बिंदु हैं
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इन पे हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में पांचाल व बघेल जो लिखते हैं, वे लिखते हैं कि मार्क्स ने समाज में दो वर्ग माने हैं, जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और दूसरा जो इन साधनों से वंचित हैं। इस तरह मार्क्स केवल शारीरिक श्रम करने वाले को ही महत्व देते हैं या उनको उन्होंने दूसरे वर्ग में सम्मिलित किया है, जबकि इसमें मानसिक श्रम को सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु जो अध्ययन में स्पष्ट होता है कि कार्ल मार्क्स ने समाज में दो ही वर्गों का अस्तित्व माना है कि एक पूंजीवादी वर्ग जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, दूसरा मजदूर वर्ग। जबकि कार्ल मार्क्स से पूर्व भी समाज में मध्यम वर्ग एक महत्वपूर्ण वर्ग रहा है और उसके बाद भी मध्यम वर्ग का विभिन्न घटनाक्रम में या हमें कहें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में या हर जीवन के हर क्षेत्र में मध्यम वर्ग का अहम योगदान रहा है। तो मार्क्स ने अपने अध्ययन में मध्यम वर्ग को एकदम ही नकार दिया, जो कि एक समाज को स्पष्ट करने में एक बहुत बड़ी त्रुटि है। अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि समाज में मध्यम वर्ग का आज भी और मार्क्स के समय भी अहम योगदान रहा है। स्वयं कार्ल मार्क्स एक मध्यम वर्ग से ही आते हैं और अगर हम विस्तृत अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि आज भी जितने भी मार्क्सवादी विचारक हैं वे कहीं ना कहीं उनमें अधिकांश, ये हम नहीं कह सकते कि सभी, लेकिन अधिकांश विचारक या तो उच्च वर्ग से रहे हैं या मध्यम वर्ग से। निम्न वर्ग से जो भी मार्क्सवादी विचारक हैं उनकी संख्या अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों वर्गों की तुलना में की अपेक्षा में कम ही रही है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि मार्क्सवाद ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मध्यम वर्ग और मानसिक श्रम की अवहेलना की है। अगले बिंदु में हम इसका मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर मार्क्स के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे।